हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में एक्सरसाइज 25.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कारण निम्नलिखित मापों को अदिश और सदिश के रूप में वर्गीकरण करें। क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर्स। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 5 सेकंड यह समय को दर्शा रहा है और समय कैसी राशि है? अदिश राशि है, अदिश हो जाएगा। दूसरा देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को दर्शा रहा है और चाल कैसी है जी? चाल भी आपकी अदिश राशि ही है। अगला देखिए 3 नंबर 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये घनत्व को दर्शा रहा है। घनत्व को दर्शा रहा है, घनत्व को दर्शा रहा है और घनत्व कैसी राशि है जी? ये भी आपकी अदिश राशि है। चलिए 4 नंबर देखिए 10 न्यूटन बल को दर्शा रहा है और बल कैसी राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि इसका परिमाण और दिशा दोनों होता है। 5 नंबर देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि यहाँ वेग को दर्शा रहा है ना, दिशा भी आगे इसमें तो वेग हो गया। वेग ये कैसी राशि है? ये आपकी सदिश राशि है, क्योंकि इसका परिमाण भी है और दिशा भी है। चलिए 6 नंबर देखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये आयतन को दर्शा रहा है, आयतन को दर्शा रहा है और आयतन कैसा है? अदिश राशि है। तो आपको यही तो बताना था। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित राशियों को अदिश और सदिश के रूप में वर्गीकरण करें। चलिए देखते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। पहला क्वेश्चन देखिए 10 केजी दिया है, तो केजी तो द्रव्यमान के लिए ना इकाई है, द्रव्यमान, और एक ऐसी राशि है अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है। दूसरा 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण को दर्शा रहा है ना जी, त्वरण को दर्शा रहा है और त्वरण कैसा होता है? सदिश होता है, यह सदिश राशि है। तीसरा देखिए 50 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ये किसको दर्शा रहा है? चाल को दर्शा रहा है और चाल कैसा है? अदिश है, चाल अदिश होता है। 4 नंबर देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट, यानी कि यहाँ पे किसको दर्शा रहा है? वेग को दर्शा रहा है और वेग कैसा है? सदिश होता है। ठीक है, सदिश राशि है। चलिए अब 5 नंबर देखते हैं 50 केजी प्रति मीटर क्यूब, यानी घनत्व है, घनत्व को दर्शा रहा है ना जी, घनत्व को दर्शा रहा है, घनत्व को दर्शा रहा है और ये कैसी राशि है? अदिश राशि है, घनत्व अदिश राशि है। 6 नंबर देखिए 100 डिग्री सेल्सियस, तो तापमान तो अदिश राशि होगा ना जी, तापमान को दर्शा रहा है, तापमान आपकी अदिश राशि होती है। चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर 10 किलो भार, वेट, वेट कैसा होता है जी? भार जो होता है एक प्रकार का बल होता है, हम लोग पढ़े क्लास 9th में भी और 11th में भी। भार क्या होता है? तो एक प्रकार का बल ही होता है, इसलिए वह क्या होगा? सदिश राशि होगा। ठीक है, भार बराबर में हम लोग पढ़े हैं ना जी, त्वरण गुना में द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना त्वरण, हम लोग पढ़े हुए फॉर्मूला। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर 30 डिग्री, 30 डिग्री कोण है, डिग्री में दिया यानी ये कोण है, 30 डिग्री या कोण है और कोण कैसी राशि है? अदिश राशि है, अदिश राशि है। चलिए 9 नंबर में पूछा है आवेश क्या होता है? तो आवेश यानी कि चार्ज, चार्ज कैसी राशि है? अदिश राशि है, उसका सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। 10 नंबर ऊर्जा, ऊर्जा की भी कोई दिशा नहीं होती है, वो भी आपका अदिश राशि है। 11 नंबर क्या है आपका? विभव, विभवांतर, विभव का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है, यह आपका परिमाण होता है, ये अभी आपकी अदिश राशि है। 12 नंबर विस्थापन, परिमाण और दिशा दोनों होता है, यह आपकी सदिश राशि है। तो यही बस सदिश अदिश बताना था। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित का आलेखी निरूपण करें। कह रहा है दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम में 40 मीटर का विस्थापन। तो चलिए पहले हम लोग दिशा के बारे में समझ लेते हैं। आपको तो वैसे जनरली पता ही होगा, है ना, हम लोग कॉपी पे किस तरह से दर्शाते हैं। ये आपका पूरब हो जाता है, ईस्ट हो जाता है, ये आपका पश्चिम हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, ये ऊपर आपका नॉर्थ हो जाता है, उत्तर हो जाता है, और ये साउथ हो जाता है, दक्षिण हो जाता है, यही ना होता है जी। चलिए क्या कह रहा है? दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम, दक्षिण से, दक्षिण कौन है? ये है, दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम, पश्चिम मतलब वेस्ट की तरफ, समझ रहे ना, देख रहे हैं ना, 30 डिग्री वेस्ट टू वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री, तो यहां से 30 डिग्री आपका इतना हो जाएगा
और कितना दूरी, तो 40 मीटर। तो यहां से यहां तक ये आपका 40 मीटर हो जाएगा, ये लंबाई 40 मीटर हो जाएगा और यह कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। कितना सिंपल है। उत्तर पूरब में 20 मीटर का विस्थापन, उत्तर पूरब, उत्तर समझ रहे हैं ना जी। आपको हिंदी में लिख दूं क्या, यहाँ यह है आपका पूरब, यह है आपका पश्चिम, यह है आपका उत्तर और यह है आपका दक्षिण। इस तरह से आप अच्छे से समझ पाओगे। चलिए उत्तर पूरब की तरफ, उत्तर किधर है आपका, तो उत्तर आपका ऊपर है, ये रहा, और पूरब कहाँ है, पूरब ये रहा। तो उत्तर पूरब की ओर कितना डिग्री, कितना 45, उत्तर पूरब में 20 मीटर का विस्थापन। तो यहां पर आपका कोण नहीं दिया है, आप क्वेश्चन में सुधार लेना। उत्तर पूरब में 45 डिग्री, 45 उत्तर पूरब में 45 डिग्री 20 मीटर का विस्थापन, ऐसे इसको कर ले, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इसको ऐसे दर्शा देंगे, 20 मीटर 45 डिग्री का विस्थापन, और ये विस्थापन कितना हुआ है, 20 मीटर। चलिए पूरब से 60 डिग्री दक्षिण, पूरब से 60 डिग्री दक्षिण यानी नीचे की ओर, यहां पर इस तरह से, और कितना 50 मीटर, 50 मीटर, ये आपका 50 मीटर हो जाएगा इसका लेंथ का, 50 मीटर, और यहाँ पे कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इस प्रकार से हम लोग उसका आलेख बना सकते हैं, समझ गए। और इसमें लिख देंगे, दर्शा देंगे हम जो इकाई लिए हैं वो कितना। हम लोग जब ग्राफ पे बनाएंगे तो ग्राफ में अगर मान लो ऐसे लकीरें रहती है ना जी, इस प्रकार से लकीरें रहती है, इस प्रकार से लकीरें रहती है, तो मान लो मैं इस मोटे वाले लाइन पे x अक्ष लेता हूं और यहाँ पे एक मोटा लाइन है उस पे y अक्ष लेता हूं, और मैं हर एक लाइन को 10-10 सेंटीमीटर 10-10 मीटर गिनता हूं, 10-10 मीटर गिनता हूं, तो लास्ट में यहाँ कॉर्नर पर ऊपर लिख देंगे कि हमारा 1 सेंटीमीटर जो है या 1 यूनिट जो है, 1 यूनिट जो है वह किसके बराबर है, 10 मीटर के बराबर। ग्राफ में लिखना होता है ना जी, मैंने बता रखा है पहले भी आपको। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बन जाएगा, सेम क्वेश्चन नंबर 3 के तरह ही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से जो भी क्वेश्चन है, जितने भी हम लोग वेक्टर के प्रकार देखे थे उन सबको याद रखना होगा, तो आप आसानी से यहाँ बता पाओगे। बगल की आकृति में कौन कौन सदिश है ये आपको बताना है। यहाँ देख लीजिए, संरेख है यानी कि कोलिनियर, पहले वाले का आंसर कोलिनियर, इसमें से कौन होगा, तो संरेख में हमने देखा था कि समांतर होने चाहिए, समांतर सदिश आपके संरेख हो जाते हैं चाहे उनकी दिशा कोई भी हो। तो याद रखो ए, सी और डी, देख रहे हैं ना, ये समांतर सदिश कहला जाएंगे, तो इसलिए संरेख भी होंगे। तो वेक्टर ए है, वेक्टर सी है और तथा वेक्टर डी है, ये तीनों आपके क्या है, समांतर सदिश है। दूसरा देखिए, सह आदिम सदिश, को इनिशियल वेक्टर, जिनका प्रारंभिक बिंदु समान होगा, इसका, इसका और इसका, यानी कि बी वेक्टर, सी वेक्टर तथा डी वेक्टर। चलिए तीसरा देखिए, समान है, समान यानी कि इक्वल, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इक्वल वेक्टर की बात करेंगे। तो अगर दिशा और परिमाण, अगर दो सदिशों का दिशा भी और परिमाण भी बराबर होता है तब आपका वो इक्वल वेक्टर कहलाता है, समझे ना, तभी वो आपका इक्वल वेक्टर कहलाता है। एक्चुअल में आपके फिगर में क्या किया है ना, ये ए को छोटा कर दिया है और सी को बड़ा कर दिया है। एक्चुअल में इनका है ना, यहाँ पे बराबर ही दिखाना चाहिए था, यहाँ पर बराबर ही दिखाना चाहिए। देखो ये वेक्टर सी यहाँ से यहाँ तक दर्शा रहा है, तो वेक्टर ए भी उतना ही दर्शाता ना, मान लो यहाँ से यहाँ दर्शाता, तो हम कह सकते थे कि वेक्टर ए तथा वेक्टर सी जो है समान सदिश है। तो समान सदिश होने के लिए, इक्वल सदिश होने के लिए उनका परिमाण और दिशा समान है। तो दिशा तो समान है, परिमाण समान नहीं दर्शा पा रहा है। यहाँ पे दे देता कि वेक्टर ए है और वेक्टर सी यहाँ से यहाँ है, तब हम लोग कह देते कि ये समान सदिश कहलाता है, समझ गए। तो ये आपके बुक का मिस्टेक है थोड़ा सा, है ना, एक्चुअल में वेक्टर ए वेक्टर सी के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बगल के आकृति में कौन सदिश संरेखी है। एक्चुअल में संरेखी लिखना चाहिए, संरेखी लिख दिया है, इसको सुधार लेना। सरीख है, सरीख है नहीं, संरेख है लिखना चाहिए, तो ये गलत लिख दिया है। तो संरेख किसे कहेंगे, जो एक दूसरे के समानांतर हो जाएंगे, ठीक है। तो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है तथा वेक्टर सी है। वेक्टर ए, वेक्टर बी है और वेक्टर सी है। दिशा अलग अलग हो सकती है, संरेख में हम लोग पढ़े थे ना जी, कोई दिक्कत नहीं है, दिशा अलग अलग हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो एक दूसरे के समांतर होती है। दूसरा कह रहा है समान है,
समान के लिए वही वेक्टर ए और वेक्टर सी ले लेंगे। फिर यहाँ पे भी फिगर में ये लंबाई थोड़ा छोटा कर दिया है, या यहाँ दिखा देता कि यहाँ से यहाँ ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर सी है। चलिए हम लोग लेते हैं वेक्टर ए तथा वेक्टर सी। चलिए तीसरा है सह आदिम सदिश, तो यहाँ हो जाएगा वेक्टर डी सी और बी, बी सी डी ये हो जाएंगे, वेक्टर बी वेक्टर सी तथा वेक्टर डी। ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेम टू सेम हो गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए बगल के चित्र में 7 नंबर क्वेश्चन, एबीसीडी एक आयत है, जांच करेगी कौन कौन से सदिश, पहला कह रहा है समान है। तो देखो आयत है तो आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर हो जाएगी, आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर हो जाएगी, यानी परिमाण तो बराबर हो जाएगा। क्या इनका दिशा भी समान है? परिमाण और दिशा दोनों बराबर होने पर ना, परिमाण आपका समान हो और दिशा आपकी समान हो तभी ना वो समान सदिश कहलाएंगे। परिमाण बराबर हो जाए और दिशा बराबर नहीं हो तो समान सदिश नहीं होगा। तो जैसे अगर मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी की बात करूं तो दिशा इसका इधर है और इसका इधर है, दिशा विपरीत है, समान सदिश नहीं है, लेकिन वेक्टर सी और डी समान हो जाएंगे, वेक्टर सी तथा वेक्टर डी। क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका परिमाण और दिशा समान दिख रहा है। आयत है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी और इनका दिशा भी देख रहे हैं समान है, इसलिए ये समान सदिश हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा कह रहा है संरेख है, संरेख मतलब कोलिनियर, तो कोलिनियर में तो हम लोग समांतर होनी चाहिए ना बस। तो आयत के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, आयत की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, तो समांतर होती है तो संरेख हो ही जाएगा। तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हो सकता है और दूसरा हो जाएगा वेक्टर सी तथा वेक्टर डी। दिशा से कोई थोड़ा मतलब है संरेख में। तीसरा है सह आदिम को इनिशियल, तो जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो उन्हें न सह आदिम कहेंगे। तो यहाँ पे सह आदिम की बात करेंगे तो यहाँ सह आदिम में देखो ए बिंदु से ए बी वेक्टर और यहाँ ए बिंदु से यहाँ ए डी वेक्टर जा रहा है, देख रहे ना, दोनों का प्रारंभिक बिंदु ए ही है। तो यहाँ सह आदिम कौन हो जाएगा? वेक्टर ए तथा वेक्टर सी, समझे ना, वेक्टर ए और वेक्टर सी, समझ गए। और अगर दूसरे की बात करें तो यहाँ देखो, देख लो ये वेक्टर सी डी है और ये आपका बी सी है, देख रहे हैं ना। तो प्रारंभिक बिंदु समान तो नहीं है, और किसी का, इसका और इसका नहीं हो रहा है, और किसी का भी नहीं हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है ना, बस इसी का हो रहा है, देख रहे हैं ना। दोनों का अगर इस ए बी वेक्टर की बात करें, ये बी सी वेक्टर हो जा रहा है, प्रारंभिक बिंदु इसका ए है, इसका बी है। तो सह आदिम अगर बात करें तो आपका कौन कौन सा हो जाएगा? ए बी वेक्टर और ये आपका ए डी वेक्टर, यानी वेक्टर ए और वेक्टर सी। 4 नंबर संरेख लेकिन समान नहीं, संरेख हो लेकिन समान नहीं हो तो वेक्टर ए और वेक्टर बी हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर सी और डी तो समान भी है ना जी, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, दिए गए चित्र में ए बी सी डी ई एफ एक समषटभुज है, समषटभुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है, समषटभुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है, हमें पता है। समषटभुज की, षटभुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है, ये तो पता है ना जी, यानी कि हर एक का परिमाण बराबर होगा, ठीक है, बराबर होती है। चलिए और समांतर की बात करें तो ए बी इसके ईडी के समांतर हो जाएगा, ये इसके समानांतर, ये इसके समानांतर। चलिए पहले में क्या करा है? समान हो, तो देखो समान तो सारी होंगी, लेकिन हमें क्या देखना होगा कि उनका दिशा भी समान होगा तभी। तो अगर मैं यहां पर बात करूं वेक्टर ए की, ये आपका वेक्टर ए है, ए ही है ना जी, ए है, और यहां पे अगर मैं डी की देखूं तो दोनों का दिशा अलग अलग है, नहीं लेंगे। अच्छा और देखो अगर मैं बात करूं यहां पर वेक्टर बी की, वेक्टर बी की, वेक्टर बी की, और ये देखो यहाँ पे वेक्टर, यार यहाँ तो गड़बड़ दे दिया है, क्वेश्चन में गड़बड़ दिया है, इसको आप लोग सुधार लो। यहाँ पे दिशा इधर से होनी चाहिए थी, ठीक है, मैं इसे दिशा यहाँ बना देता हूं किसी और कलर से लेकर, ठीक है, ये दिशा ऐसी होगी, ठीक है। दूसरी मैं यहाँ पर ले लेता हूं ये वाली दिशा, ये वाली दिशा मैं इधर कर देता हूं, तो दिशाएं गड़बड़ दी हुई है, ठीक है। या मैं अलग से फिगर बना दूं क्या? मैं एक अलग से ही चित्र बना देता हूं यहाँ पर, ठीक है, मैं अलग से ही एक चित्र बना देता हूं। चलिए मैं अलग से ही यहाँ पे एक चित्र बना देता हूं, उस तरह से ठीक रहेगा। यार गड़बड़ दिया हुआ है, हम लोग बनाएंगे, आप इस फिगर को सेम टू सेम अपने बुक में भी सुधार करके लगा लेना, ठीक है। यहाँ गलत दिया है, मैं इसको सुधार कर देता हूं।
चलिए मैं पहले फिगर बना लेता हूँ, फिर हम लोग वीडियो को आगे बढ़े। चलिए तो ये आपका करेक्ट फिगर हो गया, ठीक है। समान है, इसमें देखिए आप देखो ए और डी को विपरीत दिशाएं में है, प्रत्येक भुजा तो बराबर है, बस आपकी दिशा देखनी होगी। डी और बी और अल्फा ले सकते हैं, देख लो एक ही दिशा है ना। आपका हो जाएगा वेक्टर बी बराबर में वेक्टर अल्फा। दूसरा क्या हो जाएगा, वेक्टर सी बराबर में वेक्टर बीटा, वेक्टर सी बराबर में वेक्टर बीटा। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, और कोई देखो तो u और v हो जाएगा, देख लो u वेक्टर जो होगा v वेक्टर के बराबर होगा। दूसरा देखिए, दूसरा करा संरेख। संरेख यानी कि जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होगा, तो यहां से प्रारंभ होने वाली वेक्टर a है, वेक्टर u है और वेक्टर बीटा है। तो वेक्टर a, वेक्टर बीटा तथा वेक्टर u। दूसरा देखते हैं, दूसरा संरेख कहीं से हो रहा है क्या, तो दूसरा हम लोग यहां से ले सकते हैं ना, वेक्टर b और वेक्टर u, वेक्टर c, सॉरी ये तो b उल्टा हो रहा है, तो यहाँ पे वेक्टर b तथा वेक्टर सॉरी मैं ये सह आदिम बताने लगा था, ये तीसरा का हो जाएगा, सॉरी सह आदिम। संरेख के लिए तो दूसरा हो जाएगा ना, संरेख में बस समांतर हम लोग देखते हैं ना जी, समानांतर देखते हैं, इसके लिए माफ करिएगा। चलिए मैं यहाँ पे पहले उसी को दिखा देता हूँ, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया जल्दीबाजी में। चलिए मैं यहाँ पर दूसरा देखता हूँ संरेख। संरेख का तात्पर्य आपको पता है कि एक दूसरे के समांतर, तो यहाँ वेक्टर ए तथा वेक्टर डी हो सकता है, वेक्टर बीटा तथा वेक्टर सी हो सकता है, फिर आपका वेक्टर बी तथा वेक्टर अल्फा हो सकता है, फिर आपका वेक्टर आपका बीटा, ये हो गया, ये छह भुजाएं हम लोग ले लिए ना, छह भुजाएं ले लिए, और एक और हो सकता है वेक्टर u तथा वेक्टर v हो सकता है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, संरेख था। चलिए तीसरा कंडीशन देखिए, सॉरी इसके लिए सह मतलब जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, यानी वेक्टर a, वेक्टर u तथा वेक्टर बीटा। दूसरा देखिए वेक्टर b तथा वेक्टर c, वेक्टर b तथा वेक्टर c, देख रहे ना, प्रारंभिक बिंदु दोनों का एक ही है। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, तीसरा और कोई दिख रहा है क्या, यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर और कोई, हाँ दिख रहा है, d और ये वाला गामा, वेक्टर d तथा वेक्टर गामा, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला 4 नंबर का संरेख लेकिन समान नहीं, संरेख हो लेकिन समान नहीं हो, यानी कि समांतर होगा लेकिन दिशाएं अलग अलग वाली लेंगे, तो दिशाएं अलग वाली में a और d हो जाएगा, है ना। वेक्टर a और वेक्टर d लिख सकते हैं, वेक्टर a तथा वेक्टर d लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा और कोई, अगर मैं बात करूं वेक्टर b की, है ना, वेक्टर b की, और किसको ले सकते हैं हम लोग, गामा ले सकते हैं ना जी, ये दोनों भी तो हो जाएंगी ना, वेक्टर b तथा वेक्टर गामा। और क्या हो सकता है, वेक्टर यहां पे देख लो, अगर मैं अल्फा की बात करूं और इसको करूं तो नहीं लूंगा, एक ही दिशा हो जा रही है। अच्छा और कुछ हो जाएगा, अच्छा अगर मैं वेक्टर d के साथ a को लेता हूं, ये तो हो ही गया, d और a मैंने ले ही लिया है। अच्छा अल्फा बीटा अगर अल्फा और गामा ले लेता हूं तो ये भी आपकी संरेख हो जाएंगी, क्योंकि इनका परिमाण तो बराबर थोड़ा है जी, अल्फा और गामा, वेक्टर अल्फा तथा वेक्टर गामा, ठीक है, ये आपकी हो जाएंगी। अच्छा इसका मतलब कि अगर मैं इस दूसरे वाले में संरेख में बात करूं तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं। संरेख में अगर बात करूंगा तो आप ये भी ले सकते हैं, अल्फा गामा और बीटा और गामा, इसी में संरेख वाले में ही एक और जोड़ सकते हैं, अल्फा तथा गामा और फिर बी तथा गामा, ये ले सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो समझ में आ गया, समान का मतलब यह है कि परिमाण और दिशा दोनों बराबर होनी चाहिए। संरेख का तात्पर्य है कि दिशा कोई भी हो बस समांतर होनी चाहिए। सह का मतलब है जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, संरेख हो लेकिन समान नहीं हो, यानी कि संरेख हो जाएंगे, यानी दिशा कोई उल्टी होनी चाहिए, समान नहीं होनी चाहिए, ठीक है, समान नहीं होनी चाहिए यानी कि इक्वल नहीं होना चाहिए,
वो संरेख हो सकता है। तो संरेख में आपके ये सारे हो जाएंगे इक्वल नहीं है एक दूसरे के। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में फिगर गड़बड़ होने के कारण हम लोग बहुत जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, इसीलिए मैंने दोबारा आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है आपके पास कि निम्नलिखित के सत्य और असत्य के रूप में उत्तर देना है हमें। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है वेक्टर ए तथा -2 संरेख है। ये -2 तो आपका वेक्टर ही नहीं है, ये आपका वेक्टर ही नहीं है। यहाँ पे आप ए लगा दो, ए वेक्टर कर दो। वेक्टर ए और -2a वेक्टर जो है समान है, संरेख है। हाँ बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, -2 आपका वेक्टर नहीं रहता, ये आपके बुक में मिसप्रिंट किया है, मैंने यहाँ पे वेक्टर लगा दिया। ठीक है, कह रहा दूसरा कि ए वेक्टर तथा -a वेक्टर संरेख लेकिन असमान है। बिल्कुल यह भी आपका सत्य है, क्योंकि संरेख है और असमान इसलिए है क्योंकि इनकी दिशाएं विपरीत हो जा रही है, क्योंकि ये इसका ऋणात्मक वेक्टर है ना जी इसका। चलिए, यदि t एक अदिश राशि है और तो वेक्टर a तथा t इंटू वेक्टर a संरेख होगा। हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल सत्य है ना। अरे अभी आपने देखा ना वेक्टर a और -2a वेक्टर a आपका संरेख है, तो उसी तरह से वेक्टर a और t इंटू वेक्टर है, t आपका कोई अदिश हो सकता है, 2 5 8 10 कुछ भी हो सकता है, तो संरेख होगा ही ना जी, है ना। चलिए 4 नंबर, -2a का जो मैग्नीट्यूड होगा -2 इंटू a के, देखो ये आएगा पॉजिटिव, ये प्लस में आएगा, ये बाहर माइनस होने का ये माइनस में आएगा, तो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, असत्य हो जाएगा। यदि t एक अदिश हो, यानी कि ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, देन t इंटू वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड होगा वह t इंटू वेक्टर a के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। क्या ये सत्य है? तो भैया ये असत्य हो जाएगा, यह आपका असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यह t कोई ऋणात्मक क्वांटिटी हो, माइनस में क्वांटिटी हो, तो अगर मैं -2a का मापांक निकालूंगा, ये तो प्लस में आ जाएगा, लेकिन -2 इंटू वेक्टर a का मापांक निकालूंगा तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा। इसीलिए ta वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा t इंटू वेक्टर a, ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखिए, 3 इंटू a वेक्टर का मापांक वेक्टर a के मापांक का 3 गुना होगा। बिल्कुल ये सत्य है। अगर मैं इसका मापांक निकालूंगा तो इसके मापांक के 3 गुना होगा, क्योंकि इसका मापांक भी पॉजिटिव आएगा ना जी, मॉडुलस निकलेगा तो ये पूरा पॉजिटिव 3 हो ही जाएगा, ये तो इसका 3 गुना हो जाएगा ना, बिल्कुल सत्य है। यदि t एक अदिश हो, स्केलर क्वांटिटी हो, तो यहाँ पर हम लोग ये सत्य होगा, बिल्कुल हाँ ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये t को मैंने मोड में दे दिया, क्योंकि ये पॉजिटिव कर देगा, तो ये निगेटिव वाला कंडीशन आएगा नहीं। t की जगह आप प्लस में लो, माइनस में लो, कोई भी आपका स्केलर क्वांटिटी होगा, पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी यहाँ पे रखेंगे, तो उनके साथ जब वेक्टर a का गुना करके मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वह t के मॉडुलस इनटू में वेक्टर a के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये मोड में जाने के कारण ही ये पॉजिटिव हो जाएगा। समझ गए ना, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ये आपका असत्य था। समझ गए? ये समझ गए क्यों असत्य हुआ, ये क्यों सत्य हुआ, क्लियर हो गया। तो यही आपके इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे। आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आप हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और वहां हमारे वेबसाइट पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें पढ़ भी सकते हैं।